नमस्ते मेरे भावी फार्मासिस्ट्स। अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे सभी छात्रों का इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक प्रोफेसर के तौर पर मैंने अक्सर नोटिस किया है कि आप लोग फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग वाले टॉपिक को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। आपको लगता है अरे ये तो बस डिब्बों और बोतलों की ही तो बात है, लेकिन सच बताऊं ये विषय बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन में हम इसी पैकेजिंग के विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कोई दवा कारखाने से निकलकर सुरक्षित आपके हाथों तक कैसे पहुंचती है। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे पैकेजिंग के स्तर, फिर सामग्री चुनने के मानदंड, उसके बाद कांच और प्लास्टिक, फिर धातु और रबर, इन सभी सामग्रियों की एक बढ़िया सी तुलना, और आखिर में आपका फेवरेट रैपिड फायर परीक्षा क्विज। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पैकेजिंग के स्तर। मतलब हम दवा को किन किन सुरक्षा परतों में लपेट कर रखते हैं। इसे बिल्कुल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह सोचिए। पहला है प्राथमिक पैकेजिंग, जैसे आपकी सिरप की बोतल या टैबलेट का ब्लिस्टर पैक। ये बिल्कुल हमारी त्वचा की तरह है जो सीधे दवा को छूती है। दूसरा है द्वितीयक पैकेजिंग, जैसे वो बाहर वाला कार्डबोर्ड का कार्टन जिसमें बोतल आती है। ये हमारे कपड़ों की तरह है जो एक एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। और तीसरा है तृतीयक पैकेजिंग। ये उस बस या ट्रक की तरह है जिसमें ढेरों बड़े बड़े बक्से रखकर दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह थोक में भेजा जाता है ना? बिल्कुल आसान। एग्जाम के नजरिए से आपको जो बात बिल्कुल याद रखनी है वो ये है कि प्राथमिक पैकेजिंग का मेन काम दवा को खराब होने से बचाना है, क्योंकि ये सीधे दवा को छूती है, इसलिए इसका पूरी तरह से सुरक्षित होना सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ तृतीयक पैकेजिंग का दवा से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। उसका काम बस बड़े बड़े पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटने फूटने से बचाना है। इन दोनों का फर्क अक्सर परीक्षा में आता है, तो इसे भूलिएगा मत। ठीक है, अब आते हैं भाग 2 पर। एक फार्मासिस्ट के तौर पर हम ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सी दवा किस मटेरियल में पैक होगी। आइए देखते हैं सामग्री चयन के मानदंड। हमारे पास हमेशा एक चेकलिस्ट होती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट, दवा की अनुकूलता। स्टूडेंट्स अक्सर परीक्षा में ये लिखना भूल जाते हैं। देखिए, पैकेजिंग वाली सामग्री को दवा के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें दवा को नमी, तेज रोशनी और ऑक्सीजन से बचाना है, क्योंकि ऑक्सीजन दवा को बहुत जल्दी खराब कर देती है। साथ ही सामग्री गैर विषाक्त यानी नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए ताकि मरीज बिल्कुल सेफ रहे। और हमें सरकारी नियामक मानकों का तो सख्ती से पालन करना ही होता है, उसमें कोई समझौता नहीं। अब जरा इन दो भारी भरकम शब्दों पर ध्यान दीजिए, पारगम्यता और लीचिंग। एग्जामिनर्स को ये शब्द बहुत पसंद है। पारगम्यता का सीधा सा मतलब है बाहरी गैस या नमी का पैकेजिंग के अंदर घुस जाना, और लीचिंग ये तब होता है जब प्लास्टिक जैसे पैकेजिंग मटेरियल के खतरनाक रसायन खुद दवा के अंदर रिसने लगते हैं या घुलने लगते हैं। दवा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हमें इन दोनों दुश्मनों से बचना ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, कांच और प्लास्टिक। एग्जाम के लिए मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, GPMR, यानी ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर। तो सबसे पहले बात करते हैं G और P की। कांच यानी ग्लास के 4 प्रकार होते हैं। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम, टाइप 3 सोडा लाइम और टाइप 4 जनरल पर्पस ग्लास। अब ध्यान से सुनिए, अत्यधिक संवेदनशील इंजेक्शन वाले प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा, जी हाँ हमेशा, टाइप 1 बोरोसिलिकेट कांच का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे एकदम रट लीजिए। क्यों? क्योंकि ये रसायनों के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता और इसमें लीचिंग का खतरा बिल्कुल जीरो होता है। अब अगर हम कांच और प्लास्टिक की तुलना करें तो प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन या PVC वजन में बहुत हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और गिरकर टूटते भी नहीं हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? पारगम्यता और लीचिंग। ये गैसों को आसानी से अंदर आने दे सकता है। इसीलिए जब हम किसी नाजुक दवा को प्लास्टिक में पैक करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। अब आते हैं भाग 4 पर। हमारे फॉर्मूले के आखिरी 2 अक्षर M यानी धातु और R यानी रबर। बोर्ड परीक्षा का एक और सीधा और बहुत ही फेवरेट सवाल, एरोसोल या भारी दबाव वाले प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा धातु यानी मेटल का इस्तेमाल क्यों होता है? तो जवाब है क्योंकि एल्यूमिनियम या टिन जैसी धातुएं बहुत मजबूत होती हैं, ये अंदर के भारी दबाव को आसानी से झेल लेती हैं, और सबसे बड़ी बात, ये रोशनी, हवा और नमी को 100% रोक देती हैं। अगर कोई दवा रोशनी से खराब होती है तो उसे बचाने के लिए धातु से बेहतर कोई ढाल नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंजेक्शन की कांच की बोतलों के ऊपर हमेशा रबर का ही ढक्कन क्यों लगा होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि रबर लोचदार होता है, इलास्टिक होता है। जैसे ही सुई अंदर जाके बाहर निकलती है, रबर तुरंत उस छेद को खुद ही बंद कर देता है।
है ना कमाल। लेकिन हमें प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर के बीच बहुत सोच समझकर चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि सिंथेटिक रबर रसायनों के प्रति ज़्यादा सुरक्षित होता है और उसमें लीचिंग और दवा खराब होने का चांस बहुत कम होता है। तो चलिए भाग 5 में अब हम इन चारों सामग्रियों की एक साथ तुलना करते हैं। ये टेबल आपकी फाइनल रिवीजन के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है। इस टेबल को अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। जब बात नमी और गैस को रोकने की या गर्मी सहने की आती है तो कांच और धातु उत्कृष्ट यानी नंबर 1 है। कांच पारदर्शी है तो अंदर की दवा दिखती है और धातु एकदम मजबूत है। दूसरी तरफ प्लास्टिक और रबर सस्ते और लचीले तो जरूर है, लेकिन गर्मी के मामले में ये थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं और इनमें लीचिंग का डर हमेशा बना रहता है। सीधे शब्दों में कहें तो कॉस्ट बचानी है तो प्लास्टिक, लेकिन अगर फुल गारंटी वाली सुरक्षा चाहिए तो कांच और धातु ही बेस्ट हैं। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए भाग 6 के लिए। अब समय है आपके दिमाग की थोड़ी कसरत कराने का। हमारा रैपिड फायर परीक्षा क्विज शुरू होने जा रहा है। ये रहा पहला सवाल। एरोसोल जैसे भारी दबाव वाले कंटेनरों के लिए किस पैकेजिंग सामग्री को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और क्यों? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, अभी तो हमने बात की थी। सही जवाब है धातु या मेटल, क्योंकि ये भयंकर दबाव सह सकती है और ये कभी टूटती नहीं है। दूसरा सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अत्यधिक संवेदनशील इंजेक्शन के लिए हमेशा बोरोसिलिकेट ग्लास यानी टाइप 1 ग्लास का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? याद आया? क्योंकि ये रासायनिक रूप से सबसे ज्यादा निष्क्रिय होता है और इसमें रसायनों के रिसने यानी लीचिंग का कोई खतरा नहीं होता। और अब आखिरी सवाल, अगर प्लास्टिक गैसों के लिए पारगम्य है और इसमें लीचिंग भी हो सकती है, तो फिर हम इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? क्या हम मरीज की सुरक्षा से कोई समझौता कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, हम कोई समझौता नहीं करते। हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता और हल्का है, लेकिन हम हमेशा सख्त सरकारी मानकों का पालन करते हैं और दवा की जरूरत के हिसाब से एकदम सही प्लास्टिक चुनते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, पैकेजिंग सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, ये दवा की जान बचाने वाली एक मजबूत ढाल है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जिस तरह से आजकल नई और जटिल बायोलॉजिकल दवाइयां बन रही हैं, क्या भविष्य में हमारी ये GPMR पैकेजिंग काम आएगी या हमें कोई बिल्कुल नई स्मार्ट पैकेजिंग का आविष्कार करना पड़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए धन्यवाद और हाँ, विज्ञान को ऐसे ही मजे से समझते रहें।